आज का जो पार्ट है उसमें हम लोग सीख रहे हैं बेटा मेमोरी की इकाइयाँ, मतलब यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेमोरी होता है क्या है। जिस एक तरह से मेमोरी को हमने एक स्टोरेज का फॉर्म कहा था कि जिस तरह से हमारा दिमाग होता है उसी तरीके से कंप्यूटर का भी दिमाग होता है। ऑब्वियसली बिना दिमाग के तो कोई काम होगा नहीं, ठीक है। तो मेमोरी में जो सूचना है ना, वो जो संग्रह किया जाता है वो बीट के रूप में किया जाता है। यानी कि यहाँ पे एक वर्ड आया बीट, हम लोग एक एक करके सब देखेंगे बीट क्या होता है, बाइट क्या होता है। तो सब ये समझिए कि यहाँ पे जो भी चीज़ें सेव होंगी वो बीट के फॉर्म में होंगी। और ये बीट कहाँ से आया है, तो जो मैंने आपको बताया था बाइनरी डिजिट, तो बाइनरी में मैंने क्या बताया कि दो नंबर्स होते हैं, एक 0 और एक 1, ठीक है। तो ये 0 चाहे 1 इनको अलग अलग हम लोग बीट बोलते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बीट एक फंडामेंटल प्राइमरी यूनिट है, सबसे प्राथमिक इकाई होती है, ठीक है। यानी कि क्या लिखा है कि एक बीट का मान या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। एक लाइन पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर यदि निर्गम यानी कि आउटपुट के रूप में कुछ विभव हो तो उसे 1 तथा विभव कुछ भी ना हो तो 0 से निरूपित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग साइंस की भाषा में या मैथ्स में देखते होंगे, जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आप लोग शुरुआत करते तो यहाँ पे क्या रखते हैं, 0 रखते हैं ना। और जब आप ऊपर से कोई सिग्नल दिखाते हैं, साइनसोइडल वेव दिखाते हैं, तो ये जो ऊपर कुछ भी बनता है ये आपको कुछ ना कुछ डेटा को देता है, वैल्यू को देता है ना। उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पे यहाँ पे इस टाइप से एक वेव बनता है, ठीक है। तो ये जो वेव बन रहा है, ये जितने भी वेव हैं जो इस लाइन के परिपथ चल रहे हैं, ये सब क्या दिखाते हैं, 0 को, है ना। और ऊपर जो भी डेटा होता है ये किसको दिखाते हैं, 1 को। क्या बात समझ में आ रहा है। यानी कि 0 को आसान भाषा पे आप क्या बोल सकते हैं, ऑफ, और 1 को क्या कर सकते हैं, ऑन स्टेट। यानी कि दो स्टेट्स होते हैं, 0 और इसलिए ये चूंकि एक ऐसे फॉर्म में चल रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पल्स। जिस तरह से हमारा पल्स चलता है ना, देखते हो ईसीजी करते रिपोर्ट में कैसे पल्स दिखाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वही चीज़ तो यहाँ भी दिख रहा है ना, इसलिए इसको क्या कहा गया है, पल्स, ठीक है। तो दो ही डिजिट्स होता है, आइदर 0 आइदर 1, 0 ऑफ 1 ऑन। 0 मतलब क्या, अनुपस्थित, 1 मतलब उपस्थित। जिस भाषा में आप प्रयोग करें मतलब वही है, ठीक है। और ये पल्स उपस्थित है या अनुपस्थित है वो कौन बताता है, 0 और 1। कोई दिक्कत, ठीक है। तो लिखा है ना, यदि बीट मेमोरी की प्राथमिक इकाई है किंतु अत्यधिक छोटी होने के कारण प्रायः इसका उपयोग मेमोरी के मापन में नहीं किया जाता। अब देखिए ये है तो फंडामेंटल यूनिट, इसको आसान भाषा में आप याद रख सकते हैं। जैसे सेल है, हमारे बॉडी में जो कोशिका होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे शरीर की सबसे प्राथमिक इकाई है। लेकिन क्या जब हम ऑर्गन की बात करते हैं, अपने शरीर की बात करते हैं, तो हम कोशिका की चर्चा करते हैं क्या, नहीं करते हैं ना, हम ऑर्गन की बात करते हैं। क्योंकि जबकि आपको पता है कि कोशिका सबसे फंडामेंटल इकाई है, उसी से सारी चीज़ें बनी है। सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, सारी चीज़ें बनी है ना। लेकिन क्या हम लोग ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ सेल की चर्चा करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो प्राथमिक इकाई है। अब घर का बिल्डिंग बनाते हैं तो ईंट का नाम कौन लेता है, कोई नहीं लेता है डिजाइन में, जबकि ईंट से ही सारा स्ट्रक्चर बना है ना। तो उसी तरीके से बीट से ही सारी चीज़ें बनी है। बट बीट चूंकि इतना छोटा यूनिट होता है ना कि इसकी चर्चा आगे नहीं करती है, ज़्यादातर हम लोग बड़े यूनिट्स की चर्चा करने लग जाते हैं। बट सबसे फंडामेंटल यूनिट आपका होता है क्या है, बीट, ठीक है बेटा। तो मेमोरी की जितनी इकाइयाँ हैं अब हम बात कर रहे हैं, चूँकि सबसे ज़रूरी चीज़, और यहाँ से आप लोग नोट डाउन भी करेंगे। तो देखिए बीट क्या है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, जो अभी मैंने अब कहा भी था कि ये हमारा प्राइमरी यूनिट होता है। कैसा होता है, प्राथमिक इकाई। और बाइनरी में इसका मान क्या बताया था, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। सबसे छोटी इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। कोई दिक्कत, इसमें बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि सबसे छोटा ही ये है तो इसमें कुछ होता नहीं, इसके आगे चीज़ें होंगी। अब देखिए एक उसके बाद एक यूनिट की चर्चा है, नाम है वो है निबल, ठीक है। निबल पूछा जाए तो निबल क्या बोलते हैं, 1 निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। यानी कि 4 बिट के बराबर एक निबल होता है। बात समझ में आ रहा है, 1 इजकल टू निबल इजकल टू 4 बिट। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 बिट इजकल टू हाउ मच निबल, तो क्या हो जाएगा, 1/4, नहीं उल्टा कर देना, यानी कि 1/4 निबल हो जाएगा। ये तो मैथमेटिक कैलकुलेशन है सिंपल। यानी कि बीट से बड़ा यूनिट क्या हो गया बेटा, निबल। अब देखिए निबल के बाद सबसे जरूरी है, जब मैं स्टार लगा रहा हूँ, बाइट। इसकी चर्चा बार बार होगी आपकी जगह पे।
बाइट जो होता है वो कहा जाता है 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जो 1 बाइट है वो 8 बिट के बराबर होता है। ठीक, 1 बाइट कितने बिट के बराबर? 8 बिट के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर 1 बिट में कितना बाइट पूछा जाए तो आप लोग सिंपल निकाल सकते हो, 1/8 बाइट से कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है बेटा, अब देखो निवल के बाद आया बाइट। बाइट से बड़ा यूनिट होता है किलो बाइट। अब आपको पता है किलो ये सब कोई नया वर्ड नहीं है, ये आप लोग मैथमेटिक्स में बार बार यूज करते हो, किलोग्राम है ना, किलोमीटर। तो किलो जहाँ भी आता है वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? 1000 की ना। किलो का मतलब मैथ्स में क्या आता है? 1000। कंप्यूटर में थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो 1000 ही, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? 1024 है। ठीक है, यहाँ पे 1000 ना होके यहाँ पे क्या है? 1024। अब ये क्यों है, क्या है, क्यों 24 बढ़ाया गया, वो तो बाद की बात है। थोड़ा सा याद रखेंगे कि यहाँ पे किलो का मतलब 1024 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 1024 बाइट को 1 किलो बाइट कहा जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और समझाऊँ तो देखिए 1 किलो बाइट शॉर्ट में इसको बोलते हैं केबी। ये हो गया 1024 बाइट के बराबर। ठीक, अब देखो एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं या कैलकुलेशन कैसे पूछा सकता है। आपको जो कन्वर्जन देगा चेंज करने के लिए, हो सकता है किलो को बाइट को डायरेक्टली बाइट में ना कह दे। आपको सवाल दिया जा सकता है कि 1 KB या 4 KB इक्वल टू हाउ मच बीट, बीट में निकाल के दिखाओ। ठीक है ना, आपको उसने क्या किया, मैंने आपको क्या पढ़ाया कि 1 किलो बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है, लेकिन क्वेश्चंस में क्या पूछ दिया? बीट में कन्वर्ट करना। तो क्या दिक्कत है? जैसे आप लोग मैथमेटिक्स बनाते हो ना, वैसे ही यहाँ बनाना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको पता है, ठीक है, सर ने नहीं बताया कि किलो बाइट को बीट में कैसे बदलते हैं, बट सर ने किलो बाइट को बाइट में बदलना तो बताया है ना। तो पहले क्या करो, किलो बाइट को बाइट में बदल लो और फिर बाइट को बीट में बदल लो। ऐसे तो हो सकता है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि बताओ 4 KB में कितना बीट, तो मैं क्या करूँगा? पहले 4 × 1024 करूँगा, है ना। तो ये क्या हो गया? 4096 क्या होगा ये? बाइट। और फिर मुझे बीट बनाना है, तो मुझे पता है कि 1 बीट जो होता है, 1 बाइट जो होता है वो 8 बीट के बराबर होता है। तो इतना बीट कितना हो जाएगा? 49096 × 8, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा। तो ये तो यूनिट्स कन्वर्जन है, इकाई जो आप लोग बचपन से करते आए हो। उसी तरीके से यहाँ भी पूछा जा सकता है कि इसको इसमें बदलिए, उसको इसमें बदलिए। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। मैं आपको फॉर्मूला बस लिखा दे रहा हूँ, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने किलो बाइट। उसके बाद देखिए किलो बाइट से बड़ा होता है बेटा मेगा बाइट। क्या होता है? मेगा, MB शॉर्ट में। अब ये जितना भी कैलकुलेशन होगा ना वो 1024 के फॉर्म में ही होगा। यानी कि 1 MB मैं क्या बोल सकता हूँ? 1024 KB के बराबर होता है, 1024 किलो बाइट। तो देखिए यहाँ पे अब इस किलो बाइट को जब फिर बाइट में बदलना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? फिर 1024 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसीलिए क्या लिखा है कि 1 MB 1024 गुना 1024 बाइट के बराबर होता है। आ रहा है बात समझ में? कैसे समझ में? देखो जिसको दिक्कत हो रही है, यहाँ क्या बोला गया कि मान लो 1 MB को हमको बाइट में बदलना है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? MB का फॉर्मूला तो सर ने किलो बाइट में बताया है। तो 1 MB इक्वल टू व्हाट? 1024 KB ना। तो ये तो चलो हो ही गया। अब KB को भी तो बदलना पड़ेगा ना बाइट में। तो 1 किलो बाइट कितना होता है? 1024 बाइट के बराबर। तो फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वैल्यू निकल के आएगी। इसलिए 1024 × 1024 बाइट लिखा गया है। आ रही चीज़ समझ में? तो उसके बाद आता है आपको देखो गीगाबाइट। उससे बड़ा यूनिट क्या होता है? गीगा, GB शॉर्ट में बोलते हैं। और 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर। यानी कि अब इसके MB के बराबर हो गया ये। यानी कि 1 GB जो है वो 1024 MB के बराबर हो गया। अब सोचो इसको बाइट में बदलना तो क्या करना पड़ेगा? 3 बार 1024 गुना हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, तभी तो आएगा। तो जितनी चीज़ें हैं हम देख पा रहे हैं कि सब 1024 के फॉर्म में आगे चल रहा है ना, उस फॉर्म में आगे चल रहा है। और उससे भी बड़ा होता है बेटा टेराबाइट। ठीक है, यहाँ तक बस हमको ज़रूरत पड़ता है, इसके बाद बड़ा ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो यार
ठीक है, इससे बड़ा होता है बेटा टेराबाइट, टीबी शॉर्ट में बोलते हैं, और 1 टीबी होता है बेटा 1024 जीबी के बराबर, गीगाबाइट के बराबर। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर 4 बार कैलकुलेशन दिया गया है खैर 24 का बाइट में बदलने के लिए, यानी जितना आप लोग मल्टीप्लाई करिए थे उसको करते रहिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट का कन्वर्जन, यानी कि अगर मैं एक सीरीज में आपको याद दिलाऊं तो सबसे छोटा यूनिट क्या था, बीट। इस तरह से आप लोग याद रखोगे आसानी से याद हो जाएगा। सबसे छोटा क्या है, बीट, बीट के बाद क्या है, बाइट, बाइट के बाद क्या है, किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। ठीक है, तो बीट और बाइट बस 8 है, उसके बाद सब 1024 के फॉर्म में है। 1024 का टेबल पढ़ाया जा रहा है मल्टीपल में, 1024 1024 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, और इस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो सोचिए हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी, MB से। आज हम लोग, आज क्या, आज से 10 साल पहले हम लोग पहुँच गए थे टीबी पे, टेराबाइट के ऊपर। तो हमारा सोचिए हमारी मेमोरी स्टोरेज कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, नहीं हम कितना ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं। अब तो मोबाइल में टेराबाइट आने लग गया है। अभी देखो मोटोरोला लॉन्च किया है, उसने 1 TB का स्टोरेज दिया है, 1024 GB का स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं मोबाइल में। अब समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेमोरी मोबाइल में आ रही है। तो कंप्यूटर की तो बात ही छोड़ दो, लैपटॉप की तो बात ही छोड़ो, उसमें कितना तक आ सकता है। आजकल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आता है, SSD आता है 50 TB का, 100 TB का, टेराबाइट, इतना इतना स्टोरेज आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा स्टोरेज पढ़ा रहा हूँ जिसकी जगह, चूँकि ये बुक्स पुराना है, तो आजकल आपको पता है क्लाउड सर्विसेज शुरू हो गया है। क्लाउड, ये 10th के बच्चों को मैंने नहीं बताया, लेकिन आप लोग 12th में तो आप लोग जानो, आजकल क्लाउड स्टोरेज भी होता है। ठीक है, तो ये क्लाउड स्टोरेज क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज? एनीवन? क्लाउड स्टोरेज का नाम सुना है आप लोगों ने? ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों को जानना चाहिए। देखिए होता क्या है कि हम लोग चाहे 1024 टेराबाइट की बात करें, चाहे 10 गुना मेमोरी बढ़ा लें, बट फिर भी एक लिमिटेड मेमोरी है ना। सपोज करो मैं एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ, जैसे मान लो खान सर ही पढ़ाते हैं, है ना, या बाकी टीचर्स ही पढ़ाते हैं, जो रोज़ 10-10 क्लास ले रहे हैं, और रोज़ क्लास होता है 3-3 घंटे का, 4-4 घंटे का होता है ना। और सोचो आज के डेट में हम अगर 1 मिनट की मेमोरी रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, तो इतना हाई पिक्सल का कैमरा आ गया है कि उसका साइज 1-1 GB का हो जा रहा है। 10 मिनट का वीडियो 2-2 GB का हो जाता है। तो सोचिए अगर 4 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड होता होगा तो उसका साइज कितना होता होगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर एक दिन में 40 घंटा का लेक्चर रिकॉर्ड किया जाए तो एक ही दिन में इतना टेराबाइट खा जाएगा वो। और ये चीज़ें रोज़ करनी है, तो आखिर वो इतना स्टोरेज कहाँ से लाएगा खरीद के, कोई भी आदमी सिस्टम में। तो इसके लिए क्या होता है, आजकल क्लाउड स्टोरेज आ रहा है, ऑनलाइन सर्वर सिस्टम। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है ना, एडब है, ये सब कंपनी क्या कर रही है ना, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो अपना सर्वर बेच रही है। वो क्या कहती है कि तुम कंप्यूटर पे सेव ना करो, है ना, तुम मेरे सर्वर पे इसको इंस्टॉल कर दो, डाल दो, ठीक है, ऑनलाइन वर्चुअली। हमने क्या किया कि अपना कंप्यूटर का मेमोरी यूज नहीं किया, जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हम उसके में स्टोरेज पे जाके डाल रहे हैं, गूगल के स्टोरेज पे, माइक्रोसॉफ्ट के स्टोरेज में, ऑनलाइन। क्योंकि इंटरनेट सबके पास है ही, वाईफाई सबके पास है, लिमिटेड डेटा होता है, सब अपना स्टोरेज पे डाल रहे हैं। अब हमारा सिस्टम खाली है। और एक और फ़ायदा क्या है कि कल होकर भगवान न करे आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है तो आपको डेटा मिलेगा नहीं। लेकिन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ऐसा सर्वर मेंटेन करके रखता है कि उनका सर्वर क्रैश नहीं हो सकता, होता भी है तो उनका बैकअप रखते हैं वो। और आप इसका दूसरा फायदा क्या है कि मान लो आज मनीष सर यहाँ पे है, कल होकर दूसरे स्कूल में चले गए, तो क्या मैं सिस्टम उठा के लेके जाऊँगा? पॉसिबल है क्या? लेकिन मैंने अगर स्टोरेज वहाँ पे डाला रखा है, जैसे मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, तो क्या मैं बैठ कर दूसरे स्कूल से एक्सेस नहीं कर सकता हूँ उसको? यूट्यूब भी तो एक सर्वर ही तो है, स्टोरेज ही तो है। यूट्यूब आपको क्या दे रही है? एक स्टोरेज दे रही है कि चलो मैंने आपको एक जगह दिया है फ्री में, आप वहाँ पर अपने वीडियो को डाल लो, तभी तो मैं डाल पा रहा हूँ ना। और वो वीडियो मैं पूरी दुनिया में कहीं बैठ के एक्सेस कर सकता हूँ, उसी को क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। जीमेल, आजकल जीमेल ड्राइव है ना, ड्राइव पे आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। आप लोगों को मैं सलाह भी दे रहा हूँ, ये 12th के जितने बच्चे हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग ड्राइव पे अपलोड करके रखो, ठीक है। ड्राइव यूज करते हो आप लोग या नहीं करते होगे तो करो। जैसे आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटो है, डॉक्यूमेंट्स है, 10 से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं, आप लोग स्कैन करके मोबाइल को उसको जी आप ही के ईमेल से देखना, आपके मोबाइल में एक ड्राइव का ऑप्शन आएगा, उस ड्राइव पे अपलोड करके रख दो। इससे क्या फ़ायदा होता है कि कल हो के आप गोपालगंज में कोई फॉर्म भरने जाते हो या कहीं भी फॉर्म भरने जाओगे, कुछ नहीं मिला तो घर फ़ोन करते हो, अरे पापा मम्मी ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए,
घर पे कोई ना हो तो उस कंडीशन में आपका काम खराब हो गया, होता ही है ना। वो ड्राइव पे है तो आपका डॉक्यूमेंट्स लाइफ टाइम सेफ हो गया। आप भारत में कहीं भी रहोगे, दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे ना, जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आप 2 मिनट में ड्राइव खोलोगे, डाउनलोड करोगे, प्रिंट निकालोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ना कहीं डिलीट होने का टेंशन, ना कहीं एक्सेस होने का टेंशन। मैं ही अब स्कूल में पढ़ाता था, मैंने सारी चीज़ें अपने ड्राइव पर डाली हुई है। भले मैं स्कूल भी छोड़ दिया हूँ, लेकिन वहाँ सिस्टम तो मैं उठा के लाया नहीं हूँ, लेकिन सारी चीज़ें मेरे पास है, क्योंकि मैंने उसको ड्राइव पर अपलोड करके रखा है। मैं भारत नहीं, पूरी दुनिया में कहीं से एक्सेस कर सकता हूँ उसको, है ना। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, आपके मोबाइल में भी ऐसे ही खुलेगा। ये जब आप गूगल खोलोगे तो यहाँ पे जाइएगा, ये प्लस वाले बटन पे, ठीक है। क्रोम पे ये ऐप में नहीं, ऐप भी आता है, आप एक बार ऐप डाल लेंगे तो आपका एक्सेस हो जाएगा। ये वाला जो बटन आता है ना, यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें जब खिलेगा, देखिए बहुत सारे गूगल के बटन्स आएंगे। यहीं पे देखिए आता है ड्राइव, है ना। इस पर जब क्लिक करिएगा तो आपके जीमेल से ही खुलेगा। ये जो आपका जीमेल अकाउंट होगा, ईमेल आईडी वही है। आप देखिए यहाँ पे मैंने, दिख रहा है आपको, बहुत सारा फाइल्स आपको दिख रहा है। मैक एड्रेस का, इंटरनेट ई लाइब्रेरी का, मैक एड्रेस का, न्यूज टीचर स्टेटमेंट, सैलरी स्टेटमेंट। ये मैंने सारी चीज़ें क्यों डाल के रखी है? क्योंकि मान लो कल हो गया मनी सर छुट्टी पे है, मुझे कॉलेज में जरूरत पड़ जाए, तो मैं क्या लैपटॉप उठा के लेके जाऊँगा? लेकिन मैं वहाँ भी रहूँगा तो भी मैं अपना काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ से डेटा उठाऊँगा, 2 मिनट प्रिंट निकालूंगा, मेरा काम हो जाएगा। मैं किसी भी लैपटॉप में डाउनलोड करूँगा, मैं देख सकता हूँ, उसको एक्सेस कर सकता हूँ। और ये सेफ़ है, क्योंकि बिना आपके आईडी पासवर्ड के खुलेगा नहीं, है ना। आप आईडी पासवर्ड किसी को दे देंगे तो अलग बात है, लेकिन आईडी पासवर्ड अगर नहीं देंगे तो आपके लिए सेफ़ रहेगा, हमेशा के लिए सेफ़ है वो। तो इस पर कोई ये दिक्कत नहीं है। गूगल एक ऐसी कंपनी है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं।